सभी को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो अपनी चल रही थी उसी का यूनिट सेकंड जो पढ़ रहे थे अपन। यूनिट सेकंड का आज अगला टॉपिक है न्याय, जस्टिस पढ़ने वाले हैं कि भाई न्याय क्या है, जस्टिस क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में, इसका क्या भूमिका है, क्या मेथड है। क्लास पूरी देखने के लिए आप सबसे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, आगे क्लास को। न्याय क्या है, जस्टिस क्या होता है। आपने न्याय शब्द सुना होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे न्याय मिले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हर व्यक्ति को चाहे वो किसी भी रूप में हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने जीवन में। यदि जीवन में न्याय किसी को नहीं मिलता है तो बाकी सब कुछ अंधेरा हो जाता है। तो देखिए क्या महत्व है न्याय, जस्टिस का महत्व क्या है पॉलिटिकल साइंस में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या है, परिभाषा से पढ़ते हैं। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है, जस्टिया से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना। जस्टिस का अर्थ ही होता है कि भी जोड़ना। हर किसी व्यक्ति को जोड़ कर रखो, उसको न्याय देना है तो आप उसको व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा। जब व्यक्तियों को जोड़कर रखोगे आप तभी न्याय मिल पाएगा। और सामंजस्य बनाए रखना, सामंजस्य का मतलब होता है कि दो व्यक्ति है, तीन चार व्यक्ति है, इनके आपस में संबंध अच्छे रखने के, सामंजस्य रखने का, तभी इनको न्याय मिलेगा। तभी न्याय शब्द से इनको कहीं ना कहीं उनको परिणाम भी अच्छा मिलेगा। तो वही है जस्टिस शब्द का मतलब यही है कि आप व्यक्तियों को जोड़े, समाज को जोड़े, जोड़ के रखेंगे, सामंजस्य बनाए रखेंगे आपस में, तभी न्याय मिल पाएगा। आगे देखते हैं। न्याय के दो मूल तत्व होते हैं। न्याय के दो मूल तत्व हैं। एक होता है समानता और एक होता है निष्पक्षता। यदि समानता है, व्यक्तियों में इक्वलिटी है, तो वहां पर न्याय मिलने की संभावना ज्यादा होती है। और जहां निष्पक्षता, निष्पक्ष किसी एक के पक्ष में बोलना नहीं है, दो व्यक्ति है और दो व्यक्तियों के बीच में आप एक व्यक्ति का ज्यादा पक्ष ले रहे हैं, इसका मतलब वह न्याय नहीं है। दोनों व्यक्तियों की बात सुनी जाएगी, दोनों के व्यक्तियों के बीच में निष्पक्षता का भाव होगा और निष्पक्ष होकर आप फैसला सुनाएंगे कि किस व्यक्ति की गलती है, वो होता है न्याय। यूं नहीं कि भाई दो व्यक्ति है और उनकी बात सुनी नहीं गई है और आपने तुरंत एक व्यक्ति के पक्ष में जाकर फैसला दे दिया है, ये न्याय नहीं है। न्याय हमेशा कहता है कि निष्पक्ष फैसला होना चाहिए। तो न्याय के दो मूल तत्व समानता और निष्पक्षता होना चाहिए। देखिए इसी में अरस्तु ने, जो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, न्याय बहुत संपूर्ण सद्गुण है। न्याय बहुत संपूर्ण सद्गुण है जो हमें आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करता है, व्यक्तियों के आपस में व्यवहार को प्रदर्शित करता है, समाज के आपस में व्यवहार को प्रदर्शित करता है। हम हमारे आपस में व्यवहार कैसे है उनको संबंधित रखता है, उनको प्रदर्शित करता है, वो न्याय है। व्यवहार को आप बांध के रखोगे, व्यवहार के ऊपर चलोगे, वही क्या है, न्याय। तो ये अरस्तु ने कहा है। इसी में परिभाषा जॉन रॉल्स ने, तो ये सबसे बड़ा जो न्याय में वर्णन किया है वो थिंकर सबसे बड़ा जॉन रॉल्स है, ध्यान रखना। जॉन रॉल्स ने क्या परिभाषा दी है, न्याय समाज व सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। सर्वप्रथम सद्गुण है, यानी न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है। एक व्यक्ति वो है जॉन रॉल्स ने माना है, यानी जॉन रॉल्स ने सबसे ऊपर पहले नंबर पर न्याय को रखा है।
न्याय सबसे सर्वोच्च सद्गुण है, प्रथम सद्गुण है। ये का है जॉन रॉल्स ने, ध्यान रखना। अब देखिए न्याय के विविध आयाम क्या है, कि भी क्या आयाम है न्याय के। तो देखिए न्याय के विविध अलग अलग आयाम है। पहला है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय, आपको पता है प्राकृतिक न्याय का मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त न्याय, यानी इसमें कोई कानून होता नहीं है, इसमें कोई वैधानिक न्याय नहीं होता है, कानून न्याय नहीं होता है। यानी व्यक्ति के जब जन्म से ही उसको कुछ न कुछ अधिकार दिए गए हैं और उसी को लेकर वो न्याय उसको मिल जाता है, जन्म से इसको न्याय मिल जाता है, तो वो होता है प्राकृतिक न्याय। यानी उसमें कोई कानूनी न्याय होता नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति को यदि कोई गलत हो रहा है तो वो न्यायालय में जाने का अधिकार है, ये प्राकृतिक न्याय। उसको न्याय मिलना चाहिए। यदि कोई उसका शोषण कर रहा है, उसको कुछ न कुछ दबा रहा है, ऐसे असामाजिक तत्व, तो उसको न्याय मिलना चाहिए, ये प्राकृतिक न्याय है। ऐसा नहीं कि आप उसकी बात सुनेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक न्याय। अगला है वितरणात्मक न्याय, ध्यान रखना सबसे बड़ा, अरस्तु ने इसका वर्णन किया था। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय पर बल दिया था। इसमें क्या कहा था कि भाई व्यक्ति है, व्यक्ति को योग्यता, क्षमता, योग्यता और क्षमता के अनुसार व्यक्ति को वितरण के अनुसार न्याय बांटना चाहिए। यानी एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा उसके पास योग्यता है और एक व्यक्ति के पास योग्यता कम है, तो उस जो योग्यता ज्यादा है उसके पास में जो भी है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये है वितरणात्मक न्याय, यानी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसको न्याय मिलना चाहिए, ये अरस्तु ने कहा, ये ध्यान रखना, योग्यता और क्षमता के अनुसार। अगला है समानुपातिक या आनुपातिक न्याय, ये भी अरस्तु ने इसका वर्णन किया। ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि भाई समानुपातिक और आनुपातिक न्याय क्या होता है। इसमें भी अरस्तु ने वर्णन किया है कि समानुपात, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, यानी जो समान लोग हैं उनके साथ आप समान व्यवहार कीजिए और असमान लोग हैं उनके साथ असमान व्यवहार कीजिए, ये अरस्तु ने कहा है। अगला है प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय आपको पता ही है, वही कानूनी न्याय, कानूनी न्याय जो कानून से चलता है, कानून के ऊपर बात करता है, वैधानिक न्याय। और अगला है तात्विक न्याय, जो सत्य पर बात करता है। तो ये न्याय के विविध आयाम है, आप ध्यान रखें, एग्जाम यहाँ से प्रश्न बढ़ेगा कि न्याय के अलग अलग आयाम कौन से हैं, तो आप ये बता सकते हैं, इस प्रकार इनका वर्णन किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है न्याय के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है आपका कि न्याय के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो न्याय के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला जो प्रकार है न्याय का, वो है नैतिक न्याय। और आपको पता है नैतिक न्याय का वर्णन प्लेटो ने किया सबसे पहले, कि भाई हर व्यक्ति को नैतिक न्याय मिलना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर व्यक्ति को पता है कि मेरा सुख क्या है और दुख क्या है, हर व्यक्ति को पता है कि ये काम करने से सही होगा या गलत होगा, वो होता है नैतिक न्याय। यानी मैं टीचर हूं और मैं टीचर हूं तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है कि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं। मुझे पता है कि भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चों का भविष्य खराब होगा, और मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। तो ये नैतिक न्याय होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये अरस्तु ने प्लेटो ने कहा था सबसे पहले, क्योंकि प्लेटो ने बोला कि कानून की जरूरत नहीं है, कानून कोई जरूरत नहीं है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विवेकशील है, होशियार है, वो समझदार है, वो जानता है कि ये काम करने से सही होगा, ये काम करने से गलत होगा, इसलिए वो गलती नहीं करेगा, वो हमेशा नैतिक रहेगा, वो होता है नैतिक न्याय। और ये प्लेटो और कांट, इन दोनों ने नैतिक न्याय पर बल दिया है। अगला है वैधानिक न्याय। वैधानिक न्याय का मतलब होता है कानूनी न्याय, जो कानून को मानता है, जो कानून के अनुसार चलता है, उसमें कोई मतलब नहीं कि नैतिक से कोई मतलब नहीं है। हाँ नैतिक होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति क्या नैतिक होता है क्या? हाँ
आप देख सकते हैं अपने वर्तमान स्थिति में कि हर व्यक्ति सही है क्या? नहीं है। कोई चोरी करता है, कोई डाकू है, कोई गलत हरकत है, तो उनको ऐसे हर व्यक्ति क्या नैतिक बन सकते हैं क्या? नहीं बनते। हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में सही काम करता है क्या? नहीं करता है। इसका मतलब जो प्लेटो ने कहा था कि नैतिक न्याय होता है, लेकिन वैसे ही डायसी आया। जब डायसी ने कानून पर बल दिया और इसने कहा कि नहीं, ऐसा गलत है नैतिक न्याय। हर व्यक्ति नैतिक नहीं बन सकता। व्यक्ति यदि समाज में ऐसे हो रहे हैं, कोई व्यक्ति डाकू बन रहा है, चोरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको सबक सिखाना है, तो इसके लिए आपको वैधानिक न्याय होना चाहिए। यानी कानून जो काम करेगा उनको जो सजा मिलेगी, इससे न्याय मिलेगा दूसरे व्यक्तियों को। तो ये है वैधानिक न्याय, कानून से चलेगा। और कानून जो तय करेगा कि भाई क्या सजा मिलनी चाहिए, वो सजा मिलेगी, इससे दूसरे व्यक्तियों को क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। ये है वैधानिक न्याय, कानूनी न्याय, ध्यान रखना। अगला है राजनीतिक न्याय, जो स्वतंत्रता पर बल देता है। यानी राजनीति में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है। ये है राजनीतिक न्याय, जहां पर सभी को स्वतंत्रता मिलती है। यदि एक व्यक्ति है, उसको आप चुनाव लड़ने से रोक रहे हो, किसान परिवार का है, उसको आप चुनाव लड़ने से रोक रहे हो, और एक अभिजन वर्ग का व्यक्ति है, जो पैसा वाला उच्च वर्ग का व्यक्ति है, उसको आप रोक नहीं रहे हो, तो किसान के जो व्यक्ति, जो किसान, उसको आप रोक रहे हो, इसका मतलब आप उसका राजनीतिक न्याय रोक रहे हो। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। यह राजनीतिक न्याय है। आप उसको राजनीति से रोक नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति को न्याय मिला हुआ है राजनीतिक। ये होता है राजनीतिक न्याय। इसको बोलते हैं स्वतंत्रता पर बल देता है, स्वतंत्रता। अगला है सामाजिक न्याय, जो बंधुत्व पर बल देता है। यानी समाज में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, किसी भी जन्म स्थान से हो, किसी भी वर्ण से हो, समाज में उसको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। आप समाज बात देख सकते हैं कि भाई समाज में यदि कोई बालिका है, कोई महिला है, और उसका आप सामाजिक न्याय छीन रहे हो, उसको शोषण कर रहे हो, ये सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। समाज में एक व्यक्ति है, उसको समाज में गिराने की कोशिश कर रहे हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो, ये सामाजिक न्याय छीन रहे हो, इसका सामाजिक न्याय का शोषण हो रहा है। जैसे अपने समानता में पढ़ा था, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, वैसे अपन ने स्वतंत्रता में पढ़ा था, क्या बोलते हैं, समानता के रूप में, समानता स्वतंत्रता में पढ़ा था। उसी प्रकार अपन न्याय में पढ़ रहे हैं, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो समाज में हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और उनको भी पद मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। यानी उनके किसी प्रकार से लिंग, आकार, किसी भी प्रकार से आप रंग भेद से आप उनका शोषण नहीं कर सकते। ये सामाजिक न्याय है, जो बंधुत्व पर लेता है। बंधुत्व का मतलब सभी समाज के व्यक्ति भाईचारा है, और सभी व्यक्ति बंधुत्व है, भाईचारा है सभी व्यक्तियों में, सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। और मैंने आपको बताया था समानता क्लास में, स्वतंत्रता के क्लास में बताया था कि आर्थिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां पर आर्थिक समता इंपॉर्टेंट थी, जहां पर आर्थिक समानता इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही आर्थिक न्याय इंपॉर्टेंट है। यदि हर व्यक्ति को अपने कोई भी कारोबार, व्यापार चलाने का अधिकार आप नहीं दे रहे हो, तो उसका आर्थिक न्याय छीन रहे हो। यदि एक व्यक्ति काम कर रहा है और उसको आपने अतिरिक्त काम करवाया है, उस अतिरिक्त काम का भुगतान नहीं किया है, इसका मतलब आपने उसका आर्थिक न्याय छीना है। तो ये समानता पर बल देता है कि हर व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में समानता पर बल देना, समानता पर बल देना चाहिए, नहीं समानता मिलनी चाहिए, आर्थिक न्याय। और अगला है वैश्विक न्याय। जो थॉमस पोगे थे, थॉमस पोगे ने वैश्विक न्याय पर बल दिया है। यानी विश्व स्तर पर भी कोई भी राष्ट्र है, उस राष्ट्र को वैश्विक न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कोई भी नहीं, कोई आक्रमण कर रहा है और एक राष्ट्र आक्रमण कर रहा है
और उसको विश्व स्तर पर न्याय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वैश्विक न्याय नहीं है। मान लो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और कहीं ना कहीं किसी को एक को देश को हानि हो रही है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है विश्व स्तर पर, वो है वैश्विक न्याय। यानी सभी राष्ट्रों को वैश्विक स्तर पर न्याय मिलना चाहिए। तो ये है न्याय के प्रकार जो आपके सामने मैं बताया। आपको न्याय का विविध आयाम भी बता दिए मैंने, आपको न्याय क्या होता है ये भी समझा दिया मैंने आपको। न्याय को पूरी तरह से आपको समझना है, इसकी समझ विकसित करनी है। ये एक तरीके से समानता है, सदता है, न्याय है, आपस में थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। थोड़ी इनकी परिभाषा अलग है लेकिन आपस में कनेक्ट है, ये ध्यान रखना। इनको आप तुलना में पढ़ोगे तो समझ में जल्दी हो जाएगा। आगे इसके जो क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू। अब देखिए आगे क्लास में आगे अपने हैं जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में क्या बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में प्रश्न बनता है इसका। तो देखिए जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में क्या बताया गया है। तो देखिए जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक, ध्यान रखना जॉन रॉल्स की ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है। तो जॉन रॉल्स ने अपनी जो पुस्तक है अ थियोरी ऑफ जस्टिस, पुस्तक का नाम क्या है अ थियोरी ऑफ जस्टिस, में न्याय का सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण माना है। यानी न्याय को इन्होंने पहला सद्गुण माना है जॉन रॉल्स ने। अपनी पुस्तक है अ थियोरी ऑफ जस्टिस और उसमें न्याय को पहला सद्गुण माना है कि न्याय ही सबसे सर्वोच्च है, ये ध्यान रखना। तो ये जॉन रॉल्स ने माना है। उसके बाद में जॉन रॉल्स ने और क्या कहा है, न्याय एक राजनीतिक मूल्य नहीं बल्कि एक मानक है, नॉर्मेटिव है। क्या है, नॉर्म्स है। नॉर्म का मतलब होता है मानक। क्या होता है, मानक, ध्यान रखना। तो न्याय एक राजनीतिक मूल्य नहीं है, एक नॉर्मेटिव है, नॉर्म्स है, ये ध्यान रखना। ये कहा है जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने सामाजिक समझौते को आधार बनाकर उदारवादी व्यक्तिवाद को पुनर्वितरण व सामाजिक न्याय के साथ जोड़ दिया है। जॉन रॉल्स ने सामाजिक समझौता जो पेश किया, जो सामाजिक समझौते को आधार बनाया और उन्होंने उदारवादी व्यक्तिवाद, जो व्यक्ति पर बल देता है, जो एक व्यक्ति की बात करता है, व्यक्ति को खुला छोड़ने की बात करता है, वो है उदारवादी व्यक्तिवाद। तो उदारवादी व्यक्तिवाद को पुनर्वितरण व सामाजिक न्याय के साथ जोड़ दिया कि भाई व्यक्तिवाद यदि अकेला रहेगा तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, उसको सामाजिक न्याय से जोड़ा, समाज के साथ जोड़ा एक व्यक्ति को, तो वो न्याय की परिभाषा बताई है जॉन रॉल्स ने, ध्यान रखना। जॉन रॉल्स का प्राथमिक वस्तुओं का वितरण, कि भाई जॉन रॉल्स ने बताया कि प्राथमिक वस्तु होती है तो किस प्रकार इसका वितरण होगा। तो देखिए जॉन रॉल्स ने दो तरीके से इन प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किया है। पहला है सामाजिक प्राथमिक वस्तु और दूसरा है प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु। सामाजिक प्राथमिक वस्तु और दूसरी है प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु। देखिए सामाजिक प्राथमिक वस्तु क्या होती है, जो अधिकार पर बल देती है कि भाई अधिकार होना चाहिए, उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र रहे, शक्ति होनी चाहिए, अवसर होना चाहिए, उसको शक्ति होनी चाहिए और व्यक्ति को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए और समाज प्रदत्त होना चाहिए, समाज के द्वारा दी गई जितनी भी है वो मिलना चाहिए। यानी समाज सबको देगा, समाज के द्वारा मिलेगी सबको, वो है सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। समाज अधिकार देगा, समाज स्वतंत्रता देगा, समाज शक्ति देगा, समाज अवसर देगा। ये सभी है जो समाज के द्वारा प्रदत्त है, वो है जॉन रॉल्स की पहली प्राथमिक वस्तु। दूसरी है प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा मिलती है। इसमें किसी समाज का, किसी व्यक्ति का रोल नहीं होता है, सीधे प्रकृति के द्वारा मिलती है आपको, वो है बुद्धि। आपको बताइए प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि मिली हुई है, वो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा मिली हुई है। दूसरी है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी आपको पता ही है। तीसरा है सौंदर्य, जिस व्यक्ति को कैसा बनाया है, एक व्यक्ति को काला बनाया पूरा, एक व्यक्ति को थोड़ा गोरा बनाया है, तो जो काला और गोरे का जो भेद है, रंग का, आकार का, ये सभी प्रकृति के द्वारा है।
इसमें किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है। तो ये प्राथमिक वस्तु में आता है, प्राकृतिक, और ये प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब प्रकृति के द्वारा इनको दी गई है। अब देखिए जॉन रॉल्स के इस न्याय को क्या बोलते हैं? सामाजिक समझौते का न्याय। ध्यान रखना, प्रश्न आ जावे कि जॉन रॉल्स के सामाजिक समझौते के न्याय को समझाइए, तो आपको पूरा ये वर्णन करना है। ये दिया गया है, ये पूरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत ही है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ध्यान रखना। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विभिन्न नाम कौन से हैं? कि भाई सामाजिक समझौते का सिद्धांत है तो इसके अलग अलग नाम है, इसके अलग अलग प्रकार में बांटा गया जॉन रॉल्स ने। तो देखिए, पहला है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब होता है जहां योग्यता होनी चाहिए, योग्यता प्लस आवश्यकता। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति की योग्यता है इस योग्यता के अनुसार उसको न्याय मिलना चाहिए, और जिसको आवश्यकता है, जिस व्यक्ति को न्याय की आवश्यकता है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो योग्यता और आवश्यकता दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, ध्यान रखना। दूसरा है न्याय का वितरणात्मक न्याय सिद्धांत। वितरणात्मक का मतलब है वितरण करना। क्या करना है? वितरण, यानी न्याय को वितरण बांटा जाता है। न्याय में अधिकार हो, स्वतंत्रता है, जितने भी न्याय है ये सभी उनको वितरण किया जाता है। तीसरा है न्याय का परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत, यानी जो न्याय अपन दे रहे हैं उसका परिणाम है वो निरपेक्ष होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्या होता है? निरपेक्ष होना चाहिए। और अगला है विभेदों का सिद्धांत, यानी विभेद का मतलब होता है कि किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति है उसमें सभी को समानता के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति अमीर है तो अमीर को न्याय मिल जाएगा, और एक गरीब है वो उसके समानता क्या है? तो उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ सरकार उसके लिए कोई काम करेगी। वो है विभेदों का सिद्धांत, यानी न्यूनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ, न्यूनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ, ये ध्यान रखना, अधिकतम लाभ। यानी जो न्यूनतम व्यक्ति है, जो नीचे वाला व्यक्ति है, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जिसको ऊपर उठाना है तो उसको अधिकतम लाभ देना पड़ेगा, सरकार के द्वारा की योजना देनी पड़ेगी। वो है विभेदों का सिद्धांत। इससे भेदभाव खत्म होगा। क्या होगा? भेदभाव। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, यानी जो व्यक्ति किसी की हानि हो रही है समाज में, राज्य में, तो उसके राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। जो उसकी हानि हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, उसको समस्या का हल होना चाहिए। वो है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो ये न्याय ने, जॉन रॉल्स ने न्याय के अलग अलग सिद्धांत बताए हैं, ये ध्यान रखना। इन्हीं को सभी को, इन जितने सिद्धांत इन सभी को सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉन रॉल्स का एग्जाम में प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ही, आप समझ ले इसको, और एग्जाम में तरीके से पढ़े, आप आराम से पढ़िए, मैं आपके साथ हूं। पॉलिटिकल साइंस में कोई भी डाउट है आपको एक एक डाउट क्लियर करवाऊंगा। और आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, समझ विकसित कीजिए। ये सब्जेक्ट ऐसी है, यदि आपने उस शब्द को पकड़ लिया, समझ विकसित की उसकी, तो आप आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है, हार्ड नहीं है। आप बिंदास पढ़िए, मैं आपके साथ हूं। कोई भी डाउट है आप उस पर कमेंट बॉक्स में कीजिए, और तो भी आपको नहीं लगता है तो मेरे आपके नंबर दिए हुए, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, उस पर आप कॉल कीजिए, और मैं आपका कोई भी डाउट होगा वो सॉल्व करवाऊंगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आप जो भी है ये नोट्स बनाए, और उस नोट्स से आप बार बार रिवाइज करें। थैंक यू।